वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जाने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है उसमें मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे उसका जो है पहले डेफिनेशन दी हुई है। ट्रेड मीन्स अ कमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस, रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटीज़। मतलब कि ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। तो एक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, सर्विस हो गया, रिसोर्सेज हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैसे कोई चीज़ बनती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सब कुछ ट्रेडिंग में आता है। दूसरे शब्दों में भी यहाँ पे उसकी दूसरी डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रेड इज़ अ एक्टिविटी इन विच सच अ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। तो गुड्स को एक्सचेंज करना है, उसमें प्रॉफिट कमाना है, उसको बोलते हैं ट्रेड। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रीजन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें पहला पॉइंट है डिफरेंस इन फैक्टर ऑफ एंडोमेंट इन द वेरियस कंट्री। सभी कंट्री है वो 100% संपन्न नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है, डिफरेंस कंट्री आर एंडोड विद द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सभी में जो कंट्री में प्रोडक्शन जो होता है और दूसरी बात प्रोपोर्शन जो रहता है, रेशियो रहता है, मतलब कि वो अलग अलग रहता है। सभी कंट्री है, सभी वहाँ पे सभी टाइप के प्रोडक्शन नहीं होते हैं, सभी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है। सभी गुड्स है, सभी कंट्री क्या करते हैं, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन को, इसलिए वो बिज़नेस करके, ट्रेडिंग करके सभी टाइप के रिसोर्सेज को, सभी टाइप के फैक्टर जो रहते हैं प्रोडक्शन के और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बात करें तो डिफरेंस जो रहता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से या तो रिसोर्सेज के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सभी कंट्री का अलग अलग है। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस भी जो है उसका दाम जो रहता है वो सभी कंट्री में अलग अलग है। स्कैरसिटी जो है फैक्टर, मतलब जो एक फैक्टर रहता है कि कहीं पे तंगी ज़्यादा हो रहती है कोई चीज़ों की, तो वो जैसे कि मैं बात करूँ इंग्लैंड में चाय कैसे होगी, चाय वो इंडिया से ही मंगवाएगा या चाइना से मंगवाएगा। तो ये फ़र्क है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो वो यहाँ से लेके ही वहाँ पे जो चाय है वो इसका इंपोर्ट करके इंग्लैंड है वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ठीक है, तो एक हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना हो, गुड्स एंड सर्विस उसको मिल जाए, इसके लिए भी वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो सभी कंट्री जो है उसको सेम लेवल की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है। सभी कंट्री एक दूसरे के ऊपर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके संपन्न बन सकती है। तो इसलिए एक हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमें दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी भी हमें जानने को मिलेगी। जैसे हम रशिया, फ्रांस से जो है वो क्या खरीदते हैं, सबमरीन खरीदते हैं, बहुत लड़ाकू विमान खरीदते हैं। तो एक ये तरीका रहता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो हम उनसे खरीद लेते हैं और हम उसको सैटेलाइट लॉन्च करने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं एक दूसरे को परफेक्ट बनाने में और कंफर्टेबली वर्क डन करने में काम आती है। फोर्थ पॉइंट उसमें आ रहा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। लेबर प्रोडक्टिविटी सभी कंट्री की अलग अलग थी, डेक्सटरिटी भी देखने को मिली, मतलब जो परफेक्शन देखने को मिला वो भी अलग अलग था। तो एंटरप्रेन्योर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और डिवीजन जो लेबर का था उसको सेम करने के लिए, मतलब सभी टाइप का टेक्नोलॉजिकल और दूसरा है कि मैकेनिकल जो एफर्ट है वो हमें मिल जाए, इसलिए सभी कंट्री क्या करती है, ट्रेडिंग करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें पहला पॉइंट है द जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट लेसर देन द इंटरनेशल ट्रेड। कोई भी लेबर जो है वो लेस मोबाइल रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में ओविंग टू पॉलिसी एंड सोशल रीजन, क्योंकि सभी को जब भी लेबर यहाँ से दूसरे कंट्री में जाएगा वहाँ पे पैसे कमाएगा, फिर वो वापस आ जाता है, क्योंकि लेबर जो है उसकी मोबिलिटी है लेकिन लैंड की कोई मोबिलिटी होती नहीं है। सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूज कैपिटल इज लेस मोबाइल वाइल पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोबिलिटी ऑफ सम अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल। वहाँ पे जो मोबिलिटी रहने वाली वो दूसरे फैक्टर्स की रहती है। जैसे कि दुबई है तो वहाँ पे ज़मीन की वैल्यू अलग है, ठीक है, लेकिन कि पहले रेगिस्तान था, लेकिन जैसे पेट्रोल निकला तो क्या हुआ, वहाँ पे डिमांड बढ़ी और लोग वहाँ पे जॉब करने चले गए। एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे बढ़ी और लोग वहाँ पे लेबर जो है उसको वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और जॉब लगने लगी। उसी तरह से अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल जो है मोर मोबाइल बन चुकी है और लैंड जैसे ही उसकी तो कोई जियोग्राफिकल मोबिलिटी होती नहीं हो, क्योंकि मोबिलिटी मतलब कि चंचलता लेबर की हमेशा रहने वाली है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे। दूसरा पॉइंट उसमें आ रहा है ट्रेड इन मैनी वेराइटी ऑफ गुड्स। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें गुड्स एंड सर्विस अच्छी मिल जाती है, जितनी हमें नहीं वो वैरायटी भी देखने को मिलती है, जो पॉपुलेशन जो रहती है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल को सेटिस्फाई कर पाई, ऐसी वेराइटीज़ इन हमें इंटरनेशनल ट्रेड में मिल जाएगी।
नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा पॉइंट, मोर चैलेंजिंग इन नेचर। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो बहुत सारे वेज में बैरियर्स मतलब रुकावट देखने को मिलती है, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, प्रेफरेंस हो गई, हमारी पसंद क्या रहेगी, हैबिट्स क्या रहेगी, टेस्ट क्या रहेगा। पीपल जो रहते हैं अलग अलग कंट्री के वो डिफरेंट उसका बिहेवियर रहता है। ट्रेडर्स को इसमें से बाहर आना पड़ेगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टी बीच में आएगी, रुकावट आएगी। इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट उसमें आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट। हर जगह पे जो उनकी जो सेटिंग होता है इंटरनेशनल ट्रेड का और उसका डेवलपमेंट करने का, वो एफर्ट्स अकेला ट्रेडर नहीं कर पाएगा कुछ, और उसको मतलब उसके अकेले से इतना इंटरनेशनल ट्रेड का जो मतलब डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट को उसमें आगे आना चाहिए, जो उसको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाने चाहिए, इनफॉर्मल मीटिंग करनी चाहिए, और एक टाइम रहता है कि जब उसको ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर मतलब कि ऐसे ट्रेडिंग के मेला लगाने चाहिए जहाँ पे लोग आके एक दूसरे को मिले, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कैसे करना वो सीखे। एग्जांपल हम बात करें तो हर साल गुजरात में जो है इसको प्रमोशन देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है। तो अभी तो इस साल नहीं हुई, लेकिन लास्ट जो 5 ईयर्स हम देखें तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी कंपनियाँ दूसरे कंट्रीज़ को जो है इन्वेस्ट करने के लिए हमारी कंपनी और हमारे कंट्री की कंपनियाँ जो है उसमें आगे आती है और उसका सबको बुला के वहाँ पे समझाती है कि कैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको कितना फ़ायदा होगा। तो ये सब कुछ एफर्ट्स हमें डिप्लोमेटिकल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका फिफ्थ पॉइंट, नॉलेज एंड फोरकास्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी। पेमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड में रहने वाला है वो एक इंटरनेशनल करेंसी में रहता है, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, और हर एक कंट्री को ये बात जानना ज़रूरी है कि उसको अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसी के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ वेरियस करेंसी और चेंजेस जो रहते हैं उसमें वैल्यू में, वो उसको जानना ज़रूरी होता है। सिक्स्थ पॉइंट उसमें आ रहा है जॉइंट एफर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड तभी डेवलप हो सकता है जब गवर्नमेंट है और वेरियस कंट्री के जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जॉइंट एफर्ट लगाया जाए, जैसे कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। पॉलिटिकल सिस्टम जो है सभी कंट्री की उसको इस पे काम करना चाहिए, और पॉलिसी जो है ऐसी सिंपल बनानी चाहिए जिससे सोशल कल्चर ग्रुप जो है वो भी एक ओपनली उसमें ट्रेड खोल पाए और इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी कोऑपरेट कर पाए। इसी तरह से अगर ये इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन जो रहेगा उसको कोऑपरेट वो करेगी तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इनहेंस होगा, आगे बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज। तो साइज और डायरेक्शन जो इंटरनेशनल ट्रेड की रहने वाली है वो एक असर करती है पॉलिटिकल और सोशल इवेंट जो होने वाली है वर्ल्ड में। जैसे कि मैं बात करूँ तो अगर वर्ल्ड में जो ओलंपिक इवेंट होती है और बीच में वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो सीधी बात है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो ओलंपिक गेम उसमें नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम और एक्टिविटी है बंद हो जाएगी, डिस्टर्ब उसको हो जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर होगा तो रिलेशन भी जो नेशन के वो बिगड़ जाते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें ऐसे बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी होती है तब। फिर है 8 पॉइंट वास्ट स्केल। वास्ट स्केल में बात करें तो स्केल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज वास्ट एज इट इन्वॉल्व द सेवरल कंट्रीज एंड सेवरल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सेवरल रूल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो उसके स्केल मतलब बहुत बड़ा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हर एक कंट्री के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ गुड्स में देखने को मिलती है, रूल्स अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहले तो वो बेस्ड ऑन स्केल, तो स्केल के हिसाब से बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज़्यादा ही लार्जर है कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत सारे टाइप के गुड्स वैराइटीज़ देखने को मिलती है, प्रोसीजर भी ज़्यादा रहती है और रूल्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसमें बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो तो सिर्फ डोमेस्टिक करेंसी के अंदर ही होगा, जैसे कि भारत के अंदर कोई स्टेट टू स्टेट हम बिजनेस कर रहे हैं तो रुपये में ही होने वाला है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें जो करेंसी है उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका एक्सचेंज रेट जानना पड़ेगा, और इंटरनेशनल करेंसी है उसमें हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। उसके रेट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हमें उसमें कन्वर्ट करने के बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड जो है कर पाएंगे। और उसके एक्सचेंज रेट जो और करेंसी रहती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी हो जाता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तब।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बेस्ड ऑन लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी। तो डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है तो लैंग्वेज कल्चर सोसाइटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लोगों को मोस्टली यहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होता है, कल्चर और सोसाइटी के बारे में मतलब कि लोगों के बारे में जानकारी होती है कि लोगों का नेचर कैसा रहता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये पूरा डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। ट्रेडर्स जो है उसके सामने हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को हम हर्ट ना कर दे, सेंटिमेंट है वो सबके जानने पड़ते हैं और लीगल ऑफेंस ना बन जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये भी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा ही रहने वाला है, सीधी बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट दूसरे कंट्री में होगा, दूसरे कंट्री का डिस्टेंस अपने डोमेस्टिक जो जितने भी एरिया है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा, सीधी बात है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है एक्सपेंसिस रहेगा और ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगेगी, मतलब एक टाइप का टैक्स जो लगता है वो ज़्यादा रहेगा, तो वो हमें एक्सपेंसिस रहेगा, मतलब महंगा पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड जब भी हम ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंगे तब। डोमेस्टिक टैक्स जो है उसके कंपैरिजन में हमें चीप पड़ेगा, मतलब सस्ते पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो डोमेस्टिक ट्रेड में बात करें तो डिग्री ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैनी प्रोड्यूसर हो गए लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट जो होगी सेम रहेगी। नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजी भी कॉमन रहेगी कंट्री की। तो यही बात अगर इंटरनेशनल ट्रेड में करें तो वो वहाँ पे प्रोड्यूसर ट्रेडर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन करने वाले मिलेंगे और वहाँ पे वैरायटी भी देखने को मिलेगी। एक ही से सेम प्रोडक्ट रहेगी लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि चाइना की टी जो है और इंडिया की टी है उसके बीच में हमेशा कंपटीशन रहती है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है हमेशा पहले इंडिया से खरीदते थे लेकिन अब चाइना से खरीदते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर चाइना कम कर देता है तो फिर डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री यही चाहेगी कि वो चाइना मतलब इंडिया से ना खरीद के चाइना से खरीद ले। नेक्स्ट उसमें पॉइंट आ रहा है बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर डोमेस्टिक ट्रेड हम करते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी का ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, लेवल ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन जो रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है, या पसंद की जो रहेगी, मतलब प्रेफरेंस जो रहेगा, वैल्यू जो रहेगी, टॉलरेंस लेवल जो रहेगा, वो एक ही कंट्री का सब कुछ मोस्ट ऑफ सेम होता है। तो लोगों के बारे में हम जान सकते हैं कि उसको क्या चीज़ पसंद होती है, क्या पसंद नहीं होती। यही बात अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचें तो वर्ल्ड में ये सबको सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। ये इतना इजी नहीं रहेगा किसी भी बायर मतलब कि ट्रेडर्स के लिए कि वो अपने कस्टमर को इंटरनेशनल लेवल पे सेटिस्फाई कर ले। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इसमें थोड़ी जानकारी दी हुई है 3 पॉइंट में। तो 30 साल की बात करें तो वर्ल्ड में जो बिजनेस हो रहा था, मर्केंटाइज हो रहा था, मतलब कि व्यापार जो हो रहा था, उसमें कमर्शियल सर्विस में ये बड़ा है 7% तक एवरेजली। और दूसरी बात कि 1980 से 2011 तक जो डेवलपिंग कंट्री जो है उसका शेयर जो रहा है वर्ल्ड ट्रेड करने में वो 34 से 47% बढ़ गया है। और वर्ल्ड इंपोर्ट करने में उसका जो अमाउंट है वो 29% से 42% बढ़ा है। एशियन कंट्री जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जब भी वर्ल्ड ट्रेड होता है तब उसने ही ये बिज़नेस को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट स्लाइड में जो वर्ल्ड ट्रेड का मैग्नीट्यूड रहता है उसका एक टेबल बना के दिया है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ जो वर्ल्ड ट्रेड का रहता है ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम पीरियड्स वो कैसा था। 1950 से 1973 का जो था 7.88 था, जो 2015 में 2016 में ये 2.8% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एवरेजली ये 2 टाइम्स बड़ा है हर साल, क्योंकि ये मतलब परसेंटेज में दिया है ना, इसलिए तो हर साल ये ग्रोथ रेट बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि एक इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। ओके, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड। तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, नो डाउट। यहाँ पे टेबल भी बता रहा है 2005 में 0.9 था उसका जो एक्सपोर्ट इंडिया का, और रैंक था 29। लेकिन 2010, 12, 13, 14 में बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो बढ़ गया, 19 नंबर पे इंडिया आ गया और अभी तो वो 9th पोजीशन पे है अगर रिसेंटली बात करूँ तो। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में जो है इंडिया का लेवल मतलब ग्रोथ है बढ़ा है, और जीडीपी भी जितना वो बढ़ता है ना उतना ही जीडीपी में भी उसका परसेंटेज काउंट होता है। इंडिया का टोटल ट्रेड जो था 2014-15 में वो कितना था, 2.7 मतलब 2.07%, वो हमें याद रखना है। तो ये था पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, आपको व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।